है गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आ चुके हैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर और जा रहे हैं आज हम 71 बीपीएससी का फिर से क्लास करने के लिए। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आप सभी दोस्तों को बता ही दिया कि मुद्रा आपूर्ति के मापन की जो न्यू ओल्ड मेथड है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और आज पढ़ाई होने वाला है न्यू मेथड दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और आप सब दोस्तों को बताते हैं हमें क्या नया कुछ सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आप सब दोस्तों के साथ। जारी हुआ 2008 सतोशी नाकामोटो के द्वारा ब्रैकेट में जापान। जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास कर रहे थे 71 बीपीएससी का। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्लास समाप्त हो चुका है। तब बारी है, आइए जानते हैं हमें क्या नया कुछ सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो न्यू मेथड पढ़ाई हुआ है जिसको दिया है आप सब दोस्त जानते हैं YB रेड्डी ने और 1998 से यह लागू हुआ है दोस्तों। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है मौद्रिक समुच्चय, एक होता है तरलता समुच्चय। मौद्रिक समुच्चय में शामिल होता है M0, M1, M2 और M3 दोस्तों। ठीक है, और बात की जाए तरलता में तो शामिल है L1, L2 और L3। आइए जानते हैं बारी बारी से दोस्तों। ठीक है, तो पढ़ाई हुआ है M0 में क्या क्या शामिल होता है तो करेंसी इन सर्कुलेशन, कहने का मतलब है कि कितना मनी अभी मार्केट में चल रहा है, उपलब्ध है, उसे ही कहते हैं मनी का सर्कुलेशन दोस्तों। ठीक है, दूसरा इसी में आता है बैंकर्स डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, जितने भी बैंक है RBI में पैसा जमा किया है वह सभी आ जाता है दोस्तों M0 में। तीसरा पॉइंट में दोस्तों लिखाया गया है RBI के पास जो अन्य जमाए है वह सभी आ जाता है M0 में दोस्तों। ठीक है, यह M0 में कंप्लीट हुआ। अब बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट जो कि है NM1 दोस्तों। न्यू M1 कहने का मतलब इसमें क्या क्या शामिल है तो जो ओल्ड मेथड में C + DD + OD शामिल है उसको ही यहाँ पे शामिल कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट जिसमें शामिल है न्यू M2 में क्या क्या शामिल है आइए जानते हैं। तो न्यू M2 में शामिल है न्यू M1 प्लस जो शॉर्ट टर्म जमाएँ होती है वह सभी शामिल होती है दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं न्यू M3 में क्या क्या शामिल होता है तो न्यू M3 में दोस्तों शामिल होता है न्यू M2 प्लस लॉन्ग टर्म की जो भी डिपॉजिट होती है बैंक में वह सभी शामिल होती है। ठीक है, और वित्तीय संस्थान की कॉल या टर्म फंडिंग जो जमा होती है वह सभी भी यहाँ पे रहती है दोस्तों। ठीक है, न्यू M3 में। अब बात कर लेते हैं तरलता वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तरलता समुच्चय जिसमें शामिल है L1, L2 और L3 दोस्तों। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में। L1 में दोस्तों शामिल है न्यू M3 प्लस में पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएँ। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की जितने भी जमाएँ होती है वह सभी शामिल होती है L1 में दोस्तों। इसके साथ ही शामिल होता है न्यू M3 दोस्तों, लेकिन NSC को छोड़कर दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं L2 जो कि है शॉर्ट टर्म के लिए जो लिया जाता है वह भी शामिल होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अब L3 में क्या क्या शामिल होता है तो L3 में शामिल होता है L2 और गैर बैंकिंग संस्थान जो कि NBFC है, इसके द्वारा जो सार्वजनिक या पब्लिक के जमाए लिया गया है वह सभी शामिल होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ाई हो चुका है। चलिए आपको बताते हैं आगे कौन सा टॉपिक पढ़ाई हुआ है। आगे टॉपिक पढ़ाई हुआ है दोस्तों मुद्रा के प्रकार। ठीक है, तो आइए जानते हैं मुद्रा के लमसम 15-20 प्रकार पढ़ाई हुआ है। तो बारी बारी से कुछ को हम बताते हैं और आप सब दोस्तों को पूरा चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कुछ हम बता देते हैं मुद्रा के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बहुत से प्रकार को लिखाया गया है, बताया गया है। तो आइए उसमें से कुछ विशेष प्रकार को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे शामिल होता है केंद्र बैंकिंग मुद्रा। केंद्र बैंकिंग मुद्रा में शामिल होता है जो कि हमने M0 को बताया है वह सभी शामिल होता है केंद्र बैंकिंग मुद्रा में दोस्तों। दूसरा होता है वाणिज्य बैंक की मुद्रा दोस्तों, इसमें शामिल होता है M1 और M3 दोस्तों, जो कि मैंने पीछे आपको बता ही दिया है। तीसरा होता है नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा जिसमें शामिल होता है M1। मुद्रा आपूर्ति के मुख्य जो मापन होता है, मुख्य विधि होता है उसे M3 कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चौथा होता है नियर मनी दोस्तों। नियर मनी क्या होता है, जैसे FD और RD होता है उसे ही हम कहते हैं नियर मनी। ठीक है, आइए जानते हैं पांचवें में क्या लिखाया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों महंगी मुद्रा यानी कि टाइट मनी। कहने का मतलब जो मुद्रा ज़्यादा ब्याज दर पर उपलब्ध होती है उसे हम कहते हैं टाइट मनी। एक होता है दोस्तों चीप मनी जो कि सस्ते ब्याज दर पर मुद्रा उपलब्ध होती है उसे चीप मनी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, एक होता है
वस्तु मुद्रा या कमोडिटी मुद्रा। यदि कोई वस्तु मुद्रा के काम करती है उसे कमोडिटी मनी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं जैसे कि गोल्ड, सोना लेकर जाइएगा या सिल्वर लेकर जाइएगा, वहां से पैसा आपको मिल जाएगा दोस्तों, इसे कमोडिटी मनी कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं और कुछ पॉइंट पढ़ाई हुआ है। उससे पहले दोस्तों पढ़ाई हुआ है आंतरिक मूल्य। मान लीजिए कोई सिक्का है, कोई सिक्का को पिघला दिया जाए तो उसको अगर बेचा जाए तो जितना आएगा रुपया उसे ही हम कहते हैं आंतरिक मूल्य दोस्तों। ठीक है, सिक्के का। एक होता है बाहरी मूल्य, जिस नोट पर या जिस सिक्के पर जितना अंकित रहता है उसे हम कहते हैं बाहरी मूल्य दोस्तों। एक होता है सेग-इरोज दोस्तों। ये क्या होता है आइए जानते हैं। 1 रुपये के नोट को, 1 रुपये के सिक्के को बनाने में मान लीजिए कि अगर 40 पैसा का खर्च हुआ है तो सरकार को 60 पैसा का मुनाफा हुआ, इसे ही कहते हैं सेग्रीगेशन दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। पढ़ाई हुआ है गुड मनी और बैड मनी। गुड मनी और बैड मनी क्या होता है आइए जानते हैं। गुड मनी वह मनी होता है जब आंतरिक मूल्य ज़्यादा हो और बाहरी मूल्य कम हो, उसे गुड मनी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब है कि 10 रुपये के नोट को बनाने में अगर 15 रुपये खर्च हो जाता है, 15 रुपये का वैल्यू हो जाता है तो उसे कहते हैं गुड मनी। बात करते हैं बैड मनी। बैड मनी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई भी नोट को बनाने में अगर 20 रुपये का नोट को हम बनाएं और उसको पिघला कर बेचें तो मात्र 2 रुपये का ही बन पाया, उसे कहते हैं बैड मनी। बैड मनी में बाहरी मूल्य ज़्यादा हो जाता है, आंतरिक मूल्य कम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए जानते हैं। अगला पढ़ाई हुआ है ग्रेसम लॉ। ग्रेसम लॉ क्या होता है? खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती। कहने का मतलब है कि अच्छी मुद्रा वह मुद्रा होती है जैसे कि मैंने आपको बताई है कि मान लीजिए कि 10 रुपये का सिक्का है, अगर उसको पिघला कर मार्केट में बेचा जाए तो 15 रुपये का मिलेगा। तो कहने का मतलब कि 15 रुपया जो कि अच्छी मुद्रा है उसे लोग अपने पास रखना शुरू कर देंगे और बैड मनी को खर्च करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रीसम लॉ। चलन से ही बाहर कर देता है गुड मनी को बैड मनी दोस्तों। ठीक है, इसे ग्रीसम लॉ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों आइए जानते हैं। अगला पढ़ाई हुआ है दोस्तों पूर्ण मूल्य मुद्रा। कहने का मतलब है कि फुल बॉडी मनी, जहाँ पे आंतरिक मूल्य बराबर बाहरी मूल्य बराबर हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है, उसे कहते हैं पूर्ण मूल्य मुद्रा। यानी कि 10 रुपये का आंतरिक नोट हुआ तो 10 रुपये का बाहरी नोट, दोनों बराबर हो गया। अब बात कर लेते हैं टोकन मनी। टोकन मनी उसे कहते हैं, बैड मनी को ही टोकन मनी कहते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी वह मुद्रा होता है जो सरकार जारी करती है, लेकिन इसके बदले में कोई भी प्रतिभूति सरकार के पास नहीं रखना होता है दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं फिएट मनी। आइए जानते हैं अगला पढ़ाई हुआ है दोस्तों फिड्यूशियरी मनी या दोस्तों प्रत्यय मुद्रा। वह मुद्रा जो लोगों के विश्वास पर चलता है, जैसे कि चेक। मान लीजिए हम कोई सामान खरीदे और चेक दीजिए तो लोगों का विश्वास है कि वह चेक बाउंस नहीं किया होगा, उसे ही कहते हैं फिड्यूशियरी मनी दोस्तों। ठीक है, अगला पढ़ाई हुआ है हॉट मनी। हॉट मनी वह मुद्रा होता है जो आसानी से एक देश से दूसरे देश में चला जाता है, उसे कहते हैं हॉट मनी। अब बात कर लेते हैं हार्ड मनी। हार्ड मनी वह मनी होता है जो कि ज़्यादा परिवर्तनशील नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि विकसित देश की जो मुद्रा होती है परिवर्तनशील नहीं होती है। कहने का मतलब है कि जो कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जो भी विकासशील देश जो भी विकसित राष्ट्र है उसकी जो करेंसी होती है उसे हम कहते हैं हार्ड मनी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। एक होता है दोस्तों सॉफ्ट मनी। वह मनी जो विकसित, जी हाँ दोस्तों, जो विकसित होने वाले हैं या विकासशील राज्य या अविकसित देश है उसकी करेंसी को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट मनी। इसका जो मान होता है अधिक परिवर्तनशील होता है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों पढ़ाई हुआ है प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा को आप सब जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जितने भी हो गया ये सब आते हैं प्लास्टिक मनी में दोस्तों। अब बात कर लेते हैं। अगला पढ़ाई हुआ है वर्चुअल मनी। जी हाँ दोस्तों, लास्ट पॉइंट है वर्चुअल मनी। वर्चुअल मनी 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्रिप्टो करेंसी, दूसरा होता है आपका CBDC। ठीक है, तो बात करते हैं आपका क्रिप्टो करेंसी। तो इसके बारे में आप सब तो जानते हैं कि संतोषी नाकामोटो ने, जो जापान का रहने वाले थे, 2008 में लाया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में आप सब दोस्तों ने जानकारी लिए ही होगा। हम बता देते हैं CBDC क्या होता है दोस्तों। ठीक है, CBDC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दोस्तों। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसे RBI द्वारा जारी किया जाता है और देश में प्रचलित अन्य मुद्रा के समान होती है दोस्तों। ठीक है, और इस पर इसका इन्फ्लेशन पर प्रभाव पड़ता है और इसका रेगुलेटर होता है, लेकिन
जो कि क्रिप्टो करेंसी होता है, जैसे बिटकॉइन होता है, इसका कोई भी रेगुलेटर नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। और यह एक प्रकार का डिजिटल लीगल टेंडर मनी होता है, जो कि CBDC है, CBDC होता है। CBDC जो मनी होता है यह दोस्तों फिएट मनी के समान होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले CBDC को किसने लागू कर चुका है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले लागू किया है बहामास, जो कि 2020 में ही लागू कर दिया। दूसरा देश दोस्तों बना है बहामास के बाद नाइजीरिया 2020 में ही लागू कर दिया। लेकिन तीसरा देश बना है चाइना, जो कि अप्रैल 2020 में लागू कर दिया है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर CBDC चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है। आप सब दोस्तों को कैसा लगा यह वीडियो नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।